Good afternoon, all the media friends. I'd like to introduce those who are here. He is Navun Tuki, President of APCC and former Chief Minister, and now Lok Sabha candidate of One West. Right side is Mr. Takam Sanjay, former MP, former Minister, former President, and he is now campaign committee chairman of Arunachal Pradesh Congress Committee. And extreme right is Techi Tegi Tara. He is a working president of APCC. Then left is Rajan Nandi, vice president APCC and chairman of West Assembly Parliament Constituency. And extreme left is Padi Gayu. He is a district Congress committee president. आज हम जो यहाँ आया है, आप लोग का माध्यम से जितना भी इस पे जीरो का जनता को मैसेज पास करने के लिए नाबुन तुकी को क्यों वोट देना है, ये मैं दो शब्द बोलूँगा. नाबुन तुकी क्यों वोट देना है, जीरो बासी स्पेशली आपातनी बायो बायनो. बस उसका अचीवमेंट ये मिनी सेक्रेटरिएट आपका सामने में है और जो फर्स्ट मिनी सेक्रेटरिएट है सबसे बेस्ट वे है. सेकेंड जो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो पारी में जो आउट स्टेडियम है उन्होंने बना के दिया. इंडोर मल्टीपल इंडोर हॉल तो उसके सामने इंडोर हॉल है वो भी उन्होंने बना के दिया तुकी सामने उसका सीएम समय में. और जो आपका सामने में जो मिनी सेक्रेटरी प्रोन में आपका मल्टीपर्पज मल्टी स्टोरेज पार्किंग प्लेस उन्होंने दिया. आपने जितना भी रोड जो बनाया है सीसी पेमेंट अरुणाचल फर्स्ट सीसी पेमेंट है उन्होंने दिया है. आपका जो एजुकेशन सेक्टर में और ये टेक्निकल जो हायर एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटी बना के दिया, इंदिरा यूनिवर्सिटी, और आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज बना के दिया, ITI बना के दिया. और उसके बाद में आपका ये हाई एल्टीट्यूड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर काडो में वो भी NEC से बना के दिया. और उसके बाद में आपका जो रिंग रोड जो वेस्टर्न रिंग रोड जो आपका जो लोअर रिंग रोड उन्होंने बना के दिया. और उसके बाद में SD ऑफिस अभी जो TSC ऑफिस जो ये आपका जो ऑफिस अभी उन लोग जो रखा है ऑक्यूपाई किया, आपका CO पोस्ट को SDO बना के बिल्डिंग में साथ में दिया है. और आपका जो PMGS रोड जैसे आपका कादोतू आपका ये कादोतू आपका ये खिजा उन्होंने बना के दिया है. और आपका ये होम टू दिलो पोजांग जितना भी रोड आप बना के उसका जो दिया है तो के सामने. और आप CRF रोड आपका रेरू टू आपका ये ईस्टर्न रिंग रोड उन्होंने दिया है. खिजा में ट्राइबल मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स आनर से आपका ये रोड बना के दिया खिजा टू म्योची. और आपका माइनॉरिटी जो सेक्टर में MSTP बोलता है उसमें आपका जो डबल स्टोर बिल्डिंग उस गर्ल हॉस्टल और क्लासरूम दूटा स्कूल बना के दिया, खिजा में बना के दिया. और खिजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी और टाजांग सेकेंडरी स्कूल, बुला सेकेंडरी स्कूल, देन आपका ये होंग सेकेंडरी स्कूल हारी और ये हाई सेकेंडरी में गर्ल हॉस्टल बना के दिया, डबल स्टोर क्लासरूम बना के दिया. इतना बड़ा उसका जो अचीवमेंट और अचीवमेंट बहुत है. खास करके जो 2013 में डिजास्टर हुआ था, आपके जितना खेत खराब हो गया था, सब रो रहा था. जो हमारा माँ लोग जो पिताजी लोग हाँ बहन लोग इतना सुंदर से खेती बना के रखा उसमें जो पूरा ये खराब हो गया था. देन उन्होंने 2 करोड़ दिया, 2 करोड़ एक फैमिली को 10,000 पुनर्जन्म मिला है. कैसे नाबुन तुकी साहब को बोल सकता है आप?
कैसे भूल सकता है? तो किस लिए वोट देना है? ये अचीवमेंट इसके लिए देना है। और कोई कैंडिडेट इतना बनाया तो दे दो। अगर ऐसा नहीं बना, तुकी साहब का कॉम्पिटेंट में नहीं है तो तुकी साहब वोट दो। ये मेरा अपील है। और एक तो है आपका ये नेस नीसी अपतने समिट। पहले हम लोग का हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग था। दोनों मनंग है, अजिंग है, फ्रेंड्स है। तो उसका जब चीफ मिनिस्टर था नाबुन तुकी जी, तकम से MP था, मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी था। मीटिंग नीसी एलाइंस सोसाइटी और आपातनी जितना भी सीनियर ऑफिसर बुला के, उस समय हमारा आपातनी का एपेक्स बॉडी नहीं था, एपेक्स बॉडी नहीं था। तो इसलिए वो सीनियर ऑफिसर बुला के हम लोग बोला कैसे इसको निपटाएगा, कैसे जो छोटे छोटे मिसाल से हम लोग ख़त्म कर सकता है। तो उसके बाद में नाबुन तुकी ने कन्वेन करके, फजल साहब MP था, हम पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, पूरा ऑफिसर इसी एल बैठ के हम लोग ऐसे एक सोल्यूशन निकला। ओके, अब हम लोग नीसी आपातन शामिल करेंगे। नीसी आपातन शामिल करने के लिए 1 करोड़ 50 लाख दिया, नाबुन तुकी सैंक्शन करके दिया। उसका बाद में हम लोग 2015 में नीसी आपातन शामिल हुआ। आज हम लोग का इतना अच्छा भाईचारा हो गया, इतना प्रेमसिव हो गया, कभी भी मिसाने से नहीं होता है। इंडिविजुअल तो होता है, ये कॉमन लाइन पूरा खत्म हो गया। देयर इज द ब्लेसिंग ऑफ नाबुन तुकी। आप कैसे भूल सकता है? आप नहीं भूल सकता है। इसलिए मेरा अपील है नाबुन तुकी साहब को इस पर देना है। अगर इसको देने से, मौका देने से MP चीफ मिनिस्टर बन के इतना मदद किया, अगर वो MP बनेगा और दिल्ली से ज़्यादा सैंक्शन आ सकता है। आपातन के लिए बहुत अच्छा होगा। यही मेरा अपील है। और बहुत सा छोटा छोटा बहुत है, उसको गिनने से हमारा समझ जाएगा। अभी मैं नाबुन तुकी साहब को रिक्वेस्ट करता और थोड़ा ब्रीफ कीजिए। नमस्ते सबको। मेरा कैंपेन 26 को नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 29 तारीख को स्क्रूटिनी होने के बाद में कैंपेन शुरू किया। और कैंपेन वहाँ से हुए सियांग, सिउमे, सियांग, लपारादा, अपर सुबनसिरी, कमले डिस्ट्रिक्ट होते हुए करादादी कुरुंगकमे, उसके बाद नया डिस्ट्रिक्ट कई पानियर, उसके बाद पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पाकी केसंग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग जाके कल लोअर सियांग कल कैंपेन किया। और आज लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। शायद आज सेकेंड लास्ट डे होगा, जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल का मुताबिक सेकेंड लास्ट डे होगा। कल तक तो शायद कल ख़त्म हो जाएगा कैंपेन पीरियड जो है, क्योंकि 48 आवर से पहले कैंपेन तो नहीं कर पाएगा। तो आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया आपका जीरो प्रेस क्लब को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ में मेरा दोस्त लोग एक साथ में मिल गया जीरो में। जीरो हमारा पुराना हेडक्वार्टर है, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। जब नेपा समय से 5 डिस्ट्रिक्ट था, हम लोग सभी सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था। अभी सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जन्म लेकर के कितना सारा डिस्ट्रिक्ट निकल गया। पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट, करादादी, कुरुंगकमे, कमले, केयूपायर, अपर सुबनसिरी, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से निकाला। ये हम लोग का मदर डिस्ट्रिक्ट है। इन सबसे सुंदर जगह, अरुणाचल में से सबसे सुंदर जगह, लार्जेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस जीरो, वो अभी वर्ल्ड मैप में भी आ गया। जीरो के लिए जो भी काम किया मेरा दोस्त पदरीचो साहब ने बता भी दिया। और मैं तो ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि हम तो काम करने के लिए चुना, काम करने के लिए लीडर बना और रिप्रेजेंटेटिव रहा। 30 साल में स्टेट पॉलिटिक्स में रखा, तो
सब लोग के लिए सेवा करने के लिए कोशिश तो ज़रूर किया हूँ। हर कोने कोने अरुणाचल में कितना जो गांव है, कितना शहर है, कितना डिस्ट्रिक्ट है और सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है, EAC और सर्कल हेडक्वार्टर तक पहुंचने में कोशिश किया था। कोशिश भी किया। अभी जो नया जो बन गया उसका अलावा जीरो तो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का लोग सब जान पहचान है, क्लोज फ्रेंड लोग बहुत सारा यहाँ से है, बहुत सारा ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर्स है, बहुत सबसे जान पहचान हूँ। जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स है सबसे जान पहचान मैं हूँ। जब PK तंगुन का गवर्नमेंट प्राइम चीफ मिनिस्टर समय से लेकर के हम लोग तो एक वफादार वर्कर रखा। अपन का जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर उसके साथ हम वर्कर रखा, मुकुट मिट्टी के साथ वर्कर किया, दर्जी खालू के साथ वर्कर किया और जाते जाते आपका राम कमलिनी के साथ मिनिस्टर रखा। और मैं खुद मुख्यमंत्री आधा टर्म 2 बार 5 साल में रहा। तो 30 साल मेरा पॉलिटिकल सर्विस में अरुणाचल के लिए काम करने के लिए बहुत कोशिश किया हूँ और किया भी है। बहुत शुरुआत किया है, जिस प्रकार से हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू किया और एक स्पोर्ट्स पॉलिसी यूथ लोगों के लिए। अभी जो स्पोर्ट्स अरुणाचल में नाम कमा रहा है, जो 10% जॉब रिजर्वेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैंने शुरू किया और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया है। इस प्रकार से टूरिज़्म पॉलिसी बनाया। तो अभी नया टूरिज़्म डेवलपमेंट, अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जीरो भी एक सेंटर हो गया है। तवांग, बमडिला, मेचुका, बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बनना शुरू हो गया। क्योंकि हम तो लेस स्टार्टर है अरुणाचल का विषय में। हम लोग 1972 में यहाँ इंदिरा गांधी आके नेपाल को यूनियन टेरिटरी बनाया जीरो में, और 1987 में राजीव गांधी आकर के स्टेट दिया है। अभी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी का नाम में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रखा है। तो दूसरा प्रदेश का कंपेयर में तो अरुणाचल तो नया प्रदेश है, लेकिन हम लोग ने बहुत काम करने के लिए कोशिश किया, सब लोग मिलके। यहाँ मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं विधानसभा को जितना लड़ना था 6 बार लड़ चुका हूँ। इस बार लोकसभा लड़ने के लिए मैं मंजूरी दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाई कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोगों ने चाहता था कि हम लोकसभा लड़ें, तो इसलिए हम लोकसभा लड़ रहा हूँ। यहाँ पार्टी का कुछ गारंटी है, वो आप सबसे मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऑलरेडी ये ब्रीफिंग दे चुका है। ऑलरेडी आपको ब्रीफिंग तो मिल चुका होगा। ये गारंटी कार्ड है, ये सबको तो आप देख चुका होगा, तो उसको दोबारा बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें से जो मेजर इश्यूज है, जिस प्रकार से जो यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो हर महीना 8,500 रुपया और साल में 1 लाख रुपया हर यूथ को मिलेगा। जब तक रेगुलर नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मिलते रहेगा। और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बेरोजगार यूथ के लिए एक सिक्योरिटी को जरूरी था, तो वो सिक्योरिटी के लिए। और महिलाओं के लिए, जो इनकम सोर्स नहीं है, जिसका पास कोई सुविधा नहीं है, इन लोगों के लिए भी 8,500 हर महीना और 1 लाख हर साल को महिलाओं को मिलेगा। ये गारंटी है, ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो पेपर लीकेज हो रहा है, पेपर सेलिंग हो रहा है, जो APCS में जो PSO चला है, उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। एक ट्रांसपेरेंट जो सिक्योर पॉलिसी लाएगा, एक्ट को अमेंडमेंट लाएगा, लेके जो भारतवर्ष में 30 लाख नौकरी जो खाली पड़ा है, जो 30 लाख पद जो खाली पड़ा हुआ है, जो वर्तमान सरकार ने 10 साल में रिक्रूटमेंट नहीं किया, उसको कांग्रेस पार्टी
1 साल का अंदर में उसका रिक्रूटमेंट करेगा और नौजवान यूथ्स को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को उसको नौकरी दिलाने का काम करेगा। और अभी का वर्तमान का बहुत बड़ा मुद्दा है, हर प्रदेश में, हर देश में, विशेष करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत दुख भरी कहानी है, क्योंकि एक सरकार ने नया पेंशन लाया, न्यू पेंशन स्कीम लाया। वो न्यू पेंशन स्कीम्स जो अभी जो हकीकत में देखा जाए तो ये नो पेंशन स्कीम जैसे है। एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसमें से। इवन अब तक रिटायरमेंट के बाद भी कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो इनसिक्योर पॉलिसी लाया ये वर्तमान सरकार ने, इसलिए उसको अभी एम्प्लॉय लोग का डिमांड है कि वो लोग जो पुराना जो पेंशन स्कीम है वो सबसे बेहतर था, बहुत अच्छा था। इसलिए कांग्रेस समय में बनाया था जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुराना पेंशन था वो अच्छा था। इसलिए अभी सबका मांग है कि उसको न्यू पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम को ही कंटिन्यू करना है। तो हम लोगों ने वादा किया, गारंटी दिया, कांग्रेस सरकार आते ही हर प्रदेश में हम लोग एम्प्लॉय का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लागू करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। ये हम लोग ने निर्णय लिया है। और एम्प्लॉयज़ के लिए और भी एक टेंशन वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि 8 CPC 7 CPC तो हो गया है, अभी चल रहा है, लेकिन 8 CPC के लिए अभी तक वर्तमान सरकार ने उसको लागू नहीं किया, माने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। जब उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा तो फिर आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फिर कैसे इंक्रीमेंट बढ़ेगा, कैसे सैलरी बढ़ेगा, क्योंकि हर महीना हर साल समय जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है वो तो बढ़ रहा है, सामान का बढ़ रहा है, तेल का दाम, गैस का दाम, खाने पीने का दाम, हर चीज़ दाम सब बढ़ रहा है। तो सैलरी भी, तनख्वाह भी तो बढ़ना चाहिए, तो ये इसमें बढ़ने का सुविधा नहीं है। तो इसलिए 8 CPC को कंस्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी था, अभी तक नहीं किया है। तो वो लोग एम्प्लॉय लोग के लिए इनसिक्योर फील हो रहा है। हम लोग वादा करते हैं, कांग्रेस पार्टी वादा करते हैं, सरकार आएगा तो 8 CPC जल्दी से जल्दी गठन करेगा और 2024 से 8 CPC का वो लागू होगा, जिससे उन लोग को 40 to 50% का जो ग्रोथ मिलेगा, जो इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी का बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट में काम करने वाला, जो सेवा करने वाला लोग का भी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। वो सिक्योरिटी का ध्यान हम लोग देंगे, हम लोग करेंगे। और अभी और भी इनसिक्योर वाला काम कर रहा है वर्तमान सरकार ने, और काम कर दिया गया, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आप जाके देखो, वॉक इन इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट में क्या रिक्रूटमेंट है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, पार्ट टाइम जॉब, नौकरी दिया है तो 1 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, और बहुत ज़्यादा अपना सरकार का 3 और 5 साल के लिए नौकरी। दैट मीन्स इनसिक्योर लाइफ। कोई उन लोग के लिए एज चला जाएगा, उसका फैमिली होगा, उसका फैमिली का रिस्क कौन लेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, इस प्रकार से नीति बनाते हैं सरकार। तो हम लोग इसलिए कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि गारंटी दिया है कि ये कांग्रेस सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार आते ही ये हर जो एडोक कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी को बंद करेगा और उसको रेगुलर नौकरी में बदलेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कि रेगुलर नौकरी में, जिसको भी देगा तो रेगुलर नौकरी देगा, उसका लाइफ को सिक्योर करेगा। ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस का पार्टी ने ये गारंटी दिया है। बहुत कुछ है, लंबा हो जाएगा, आपको पेपर दे देंगे, पेपर में आप सबको वो कवर हो जाएगा। और जो विशेष करके एक मेजर इशूज है जो मनरेगा तो कॉमन आदमी के लिए है, सब गाँव के लिए है, शहर के लिए, हर लोगों के लिए, ये हर परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो ये भी गारंटी है, वो गारंटी में आपका 200 रुपया हर दिन को मिल रहा है, उसको कांग्रेस सरकार आते ही उसको डबल हो जाएगा, 400 रुपया कर देंगे।
ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, वो गारंटी है। और यहाँ आप सब मालूम है जो राइट टू इंफॉर्मेशन किसने लाया, कांग्रेस सरकार ने लाया, मनमोहन सिंह जी का गवर्नमेंट का अंदर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाया। अभी हर चीज़ का पेपर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट वे में, कागज हर डिपार्टमेंट का सरकार का काम काज को निकाल सकते हैं। इसलिए जो 30 लाख जो नौकरी जो वैकेंट पड़ा था उसको भी आरटीआई उसी एक्ट का अनुसार पर आरटीआई करके निकल के दिखाए तो भारतवर्ष में 30 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है, भरा नहीं है। ये आरटीआई नहीं होने से ये पता नहीं चलना था। ये आरटीआई एक्ट के वजह से इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी यूथ के लिए ये बहुत बड़ा पैदा हो जाएगा, 30 लाख यूथ को नौकरी मिलेगा 1 साल के अंदर, आप सोच के देखिए। और राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस पार्टी सरकार ने बनाया था कि हर इंसान को, ये ह्यूमैनिटी सर्विसेज है, हर इंसान को जीना है, क्योंकि जीने के लिए काम तो करना है। लेकिन कोई ऐसे लोग भी है अपना काम करने के लिए ज़मीन नहीं है, ज़मीन का कमी है। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ सकता, तो लैंड लेस वाला तो बहुत है ना। और जिससे लैंड होते हुए भी हर साल भर के लिए नहीं निकलता है, प्रोडक्शन नहीं होता है। जो मैक्सिमम तो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वो व्यापारी के लिए, लेकिन कोई अपना सफिशेंट प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए राइट टू फूड ये बहुत बड़ा डिसीजन है। उस समय में कांग्रेस सरकार ने फ्री राइस टू ऑल सिटीजन, हर फैमिली को फ्री राइस, जितना मेंबर होगा उससे मैंने फ्री खाने के लिए वो जो उन्होंने सरकार ने उस समय का कांग्रेस सरकार ने जो बना के दिया, आज तक ये हमारा प्रदेश में बहुत पैदा मिला है। विशेष करके जो इंटीरियर बॉर्डर एरियाज में, जो चाइना बॉर्डर में, भूटान बॉर्डर में, म्यांमार बॉर्डर में, और वो इसमें रेशन वहाँ वो फ्री मिल रहा है। और हम लोग का यहाँ भी फ्री मिल रहा होगा, लोअर सुबनसिरी में, जीरो वैली में भी, गांव में जो भी चावल बराबरी को दे रहा है वो उसी एक्ट का अनुसार पर दे रहा है। कांग्रेस सरकार ने उसको शुरू किया था। तो इस प्रकार से बहुत सारा विषय है चर्चा करने के लिए, तो आपका लंबा समय नहीं लेगा। लेकिन जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है, बीजेपी लीड एनडीए गवर्नमेंट, तो पॉलिसी प्रोग्राम आप सब तो सुना होगा। उन्होंने बहुत सारा वादा तो किया लेकिन पूरा नहीं किया। बहुत सब काम करने का विचार किया, उसका विचार जो है ग्राउंड में दिखाई नहीं देता है। तो जो भी ट्रांस अरुणाचल हाईवे हम लोग का कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, फाउंडेशन स्टोन ऑस्कर फर्नांडिस, देन यूनियन मिनिस्टर फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो सगाली में जाके फाउंडेशन स्टोन ले, अभी फाउंडेशन स्टोन अभी भी है। नीचीपुर से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, यहाँ पोतिन तक ये होज तक कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसके बाद होज से फिर पोतिन होते हुए जीरो दापर जो पासीघाट, आलो पासीघाट से होते हुए वहाँ में पूरा अरुणाचल कवर करके कानूबारी तो असम कनेक्ट होता है। ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे पूरा प्रपोजल वगैरह शुरू सर्वे हमने शुरू किया था और उसको सेंक्शन भी करवाया था और काम कंस्ट्रक्शन कराया था। उसके बाद टेंडर भी करवाया था। टेंडर करके काम करके ये आज वो लोग क्लेम कर रहा है, वो गलत है। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूशन है वो ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूटी होता है, चाहे पार्टी बदल सकता है, पार्टी गवर्नमेंट आएगा जाएगा, लेकिन स्कीम जो है कंटिन्यूटी चलना चाहिए, वो कंटिन्यू कराए तो बहुत अच्छा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मेरा प्रपोजल था, मेरा कॉन्सेप्ट था। और ज़मीन भी है, ज़्यादातर ज़मीन तो हमारा ही है, मेरा परिवार का था इसमें संजय साहब का भी ज़मीन है, हम लोग ने डोनेट किया। डोनेट मीन्स इतना लो कॉस्ट में आज का दिन में तो हम लोग का ये हम लोग ने कोशिश किया। और स्पोर्ट्स पॉलिसी में तो आप लोग ने देखा ही है कितना हम लोग इस अभी आउटडोर एंड इंडोर स्टेडियम बनाया, डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, जीरो में भी हमने बना के दिया, दापुर में बनाया। हाँ, और अभी इस बार यूपीआ में आप लोग देखा ना, ये क्या नाम है,
संतोष ट्रॉफी यूपीआ में खेला ना, पूरा ऑल इंडिया से टीम आके खेला है और बहुत अच्छा लगा। 15,000 लोग वहाँ विटनेस किया, तो अच्छा लगता है। हम लोग जो काम शुरू किया और अभी उसका बेनिफिट यूथ को मिल रहा है, हम लोग अच्छा लगता है। इसी प्रकार से मैं जो महिलाओं के लिए, बीमारी लोगों के लिए, गांव का लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम हमने शुरू किया था जी, चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस प्रकार से स्कीम ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी नहीं था। वो कॉन्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं कुछ एक्सपर्ट ग्रुप को बुलाया दिल्ली से और बाहर से, मुंबई कहाँ दूर दूर से बुला करके उसको तैयार किया और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया और उसको हम लोग हकीकत में बनाया। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम। एंड वो जो यूनिवर्सल स्कीम अभी तो अलग अलग हो गया, आरोग्य से कुछ लिमिटेड बीमार का हिसाब से कुछ वो लोग ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन मेरा जो है कार्ड लेते ही जिसके ऊपर कार्ड को हॉस्पिटल में शो करेगा, डायरेक्ट ट्रीटमेंट शुरू, विदाउट डिले। दौरा भी लेट नहीं होगा, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और यूनिवर्सल था, इसलिए इसमें कोई ट्राइबल या नॉन ट्राइबल भी नहीं, इट इज़ ओनली फॉर द ह्यूमैनिटी। इसमें ट्राइबल को भी बेनिफिट मिलता था और नॉन ट्राइबल को भी बेनिफिट मिलता था। तो इस दिन हम देखा तो नॉन ट्राइबल लोग वहाँ में मिला था, बालकपुर में और तेंगा में और बमदिला में। तो हमको पूछा कि सर पहले आपका स्कीम तो बहुत अच्छा था, हमारा उसके वजह से मेरा बीवी का इलाज हो गया था, मेरा भाई का इलाज हो गया था, बेटा का इलाज हो गया था, लेकिन आजकल तो वो डिसकंटिन्यू हो गया, वो कहाँ चला गया ना स्कीम, फिर से नहीं होगा क्या? बोला। मैं बोला स्कीम तो हमारा समय में तो दिया था, लेकिन अभी नहीं है, पता नहीं वो कुछ नया नियम बना दिया होगा, अभी उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये उन लोग के लिए बेचारे नॉन ट्राइबल भी यहाँ अरुणाचल में काम करने वाला बहुत है, बिजनेस करने वाला, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाला, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो ये सब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो आइडिया है, मेरा विजन है और मेरा जो कमिटमेंट है और हमारा अपना स्टेट के लिए, अपना स्टेट का लोगों के लिए, अपना भाई बहन लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मेरा एक विजन है और आइडिया था, हम शुरुआत किया है और ये हमारा कंटिन्यूटी होगा। अगर हम एमपी बन करके दिल्ली जाएगा तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा, जो एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस का तो डिफरेंस तो मिलेगा। काम करने का तरीका, हम नीति आयोग के साथ काम किया, प्लानिंग कमीशन के साथ काम किया, हर मिनिस्ट्री में मीटिंग हुआ और सबका पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स मेरा बारे में मैं जानता हूँ। इंटरनल फंडिंग और एक्सटर्नल फंडिंग कहाँ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो हमको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ रिसोर्सेज किस प्रोसेस बात करते हैं, स्टेट और सेंटर का डीबीसी फंड कैसे होता है, फाइनेंस कमीशन ग्रांट किस प्रकार से लिया जाता है। जैसे 14 फाइनेंस कमीशन तो मैंने किया था और मैं तो क्लेम नहीं किया, लेकिन लोग बता देगा। अब किसी भी एक्सपीरियंस लर्नेड ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को पूछिए बता देगा, और कोई लीडर को पूछिए बता देगा ये हमने किस प्रकार से 14 फाइनेंस कमीशन को कन्विंस करके यहाँ में जोग्राफिकल एरिया को वेटेज में डालवाया और फॉरेस्ट कवर को 82% फॉरेस्ट कवर को वेटेज में डाल करके हमारा जो डिविजिबल जो ग्रांट को हमने बढ़ाया है, इट इज मोर देन 100% बढ़ाया। तो अब कोई स्टेट में ऐसा नहीं बढ़ाया है, हाईएस्ट। उसके लिए भी हमको बहुत शाबाशी मिलता था। आज इसलिए अरुणाचल थोड़ा कंफर्टेबल है बजट में, बिकॉज ऑफ माई कंट्रीब्यूशंस। हम खुद अकेला क्लेम नहीं करूँगा, मेरा टीम, अरुणाचल का टीम हम लोग ने वो कोशिश किया था। नाउ अभी मैं ये चुनाव किस लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि अरुणाचल का आवाज़ बन करके हम दिल्ली में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अरुणाचल का यूथ को, अरुणाचल का महिलाओं को,
अरुणाचल का बच्चों को और अरुणाचल का जो भी जो हमारा जो सिटीजन्स को हम वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो ट्राइबल, विशेष करके जो ट्राइबल का इश्यूज़ में, जो माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज़ का इश्यूज़ में कोई भी हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी का ऊपर चीरचार करेगा, कोई भी हमारा जो इंडिया का जो वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल ड्राफ्टेड जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों ने, विजनरी लीडर्स लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है, उसको कोई चीरचार करने के लिए कोशिश करता है, बदलने के लिए कोशिश करेगा, उसका आवाज़ हम ज़रूर उठाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर अरुणाचल प्रदेश। तो इसके लिए हम वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ आवर राइट्स एंड आवर ड्यूटीज, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नाउ कम टू जीरो में कुछ इश्यूज़ है, वर्तमान जो कुछ इश्यूज़ है, तो आप लोग पूछेगा या हम सीधा बोल दूँ? तो मैं कल परसों मैंने देखा था जो यहाँ का यूथ लोगों ने कुछ इश्यूज रेज किया, पार्टिकुलरली जो डिलिमिटेशंस का इशू लेकर के। तो डिलिमिटेशन जो कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2002 में, और 2002 से बहुत बार शायद इधर उधर एक्सरसाइज तो किया ऑल ओवर इंडिया में। अरुणाचल में भी लोग आया, उस सरकार ने उस समय में कमेटी बनाया। उस कमेटी में जो कमेटी का जो मेंबर का रिकमेंडेशंस वगैरह हो तो सब कुछ कॉपी तो है, हम लोग के पास कॉपी भी है, रिकॉर्ड भी है। और इसमें हमारा 2 जगह में, जीरो में पॉपुलेशन हाईएस्ट है नेक्स्ट टू ईटानगर। कैपिटल का नेक्स्ट जो पॉपुलेशन जो ज़्यादा है तो जीरो में है, जो 27,000 है। ये वोटर्स 27,000 है, पॉपुलेशन तो 45 हो गया होगा, 45,000 पॉपुलेशन नेक्स्ट टू कैपिटल हो गया। तो यहाँ तो 2 का जगह में 3 भी बढ़ सकता है, अगर पॉपुलेशन बेस करेगा तो ये 3 भी बढ़ सकता है। तो 2 तो यूनियन था, 2 बनना तो यूनियन है। और ईटानगर तो 2.5 लाख पॉपुलेशन है, तो 2.5 लाख पॉपुलेशन में भी वहाँ 2 जो कमीशन ने 2 तो रिकमेंड कर दिया था जीरो में, और एक और सीट, एडिशनल सीट मिलने के लिए, जीरो और हापोली। और ईटानगर में भी मेरा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में 2, और ये ईटानगर एंड नाहरलगुन। मेरा सगाली का कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूरा जो रूरल पार्ट, ईटानगर रूरल पार्ट वो इंक्लूड हो गया था, गंगा, चिंपू और ऐसा बात ऐसा करके वो सगाली में आने के लिए। तो मेरा लिए तो ख़ास कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं था, हम तो वेलकम किया था क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट में और एक मिल रहा है बोल के। तो अभी तो 3 है, जो 4 हो जाना था वहाँ में। तो जीरो में भी 1 मिला तो हम तो सोचा था ये तो अच्छा होगा, लेकिन बाद में कुछ कमेटी गठन किया, और कमेटी गठन करके वो कमेटी लोग ने रिकमेंडेशन दिया तो उसको सीट बढ़ाने के लिए। तो सीट बढ़ाने का तो काम तो इतना वो तो टाइम लगेगा, क्योंकि 2026 तक तो मॉरिटोरियम पीरियड कर दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट ने, कि नेक्स्ट अनदर 25 ईयर्स तक कोई सीट नहीं बढ़ेगा। मॉरिटोरियम पीरियड फिक्स किया, वो पीरियड जो है ख़त्म होता है 2026 को। तो ये कमीशन जो चाहने से तो कर सकता था, लेकिन तो असम में किया है। तो हमको मैं उसमें तो पहले का कमेटी में भी मैं मेंबर नहीं था। पहले का कमेटी में कुछ MLA लोग मेंबर था और दोनों MP मेंबर था। ईस्ट वेस्ट लोकसभा का जो MP है वो लोग मेंबर था वो उस कमीशन का अंदर में। मैं एक मीटिंग में लोग बोल रहे कि एक मीटिंग में मेरा सिग्नेटरीज है 2022 ना 2020 में तो वो
कोविड मीटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर से मीटिंग बुलाया बोल के हम सगाली से अटेंड करने गया था। तो सगाली से अटेंड करने गया तो कोविड मीटिंग था। तो कोविड मीटिंग में उन्होंने डिलिमिटेशंस के बारे में कुछ रेजोल्यूशन बना के ला के सबका जो पार्टी आया था उसके सिग्नेचर साइन सबसे ले लिया, बोला कि ये ज़रूरी है, जो जल्दी भेजना है। तो हम लोग ने इसमें दस्तखत में साइन कर दिया। लेकिन बाद में पता चला ये डिलिमिटेशन फॉर इंटर अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इसमें सिर्फ जीरो बोल के नहीं था। जीरो को देना है नहीं देना उस विषय में बिल्कुल नहीं है। इट इज़ फॉर इंटर स्टेट के लिए लोग एक ड्राफ्टिंग बना के ला के हम लोग से साइन ले लिया आफ्टर ड्यूरिंग दी कोविड मीटिंग, बिकॉज कोविड वाज ए क्रूशियल प्रोग्राम। तो उसी दिन में बहुत टेंस सिचुएशन था कोविड के लिए, सब डर रहा था। हम लोग तो घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में एक मीटिंग बुलाया। तो उस समय में ये शायद इलेक्शन वहाँ से कमीशन से शायद आदेश आया था होगा कि ये सब पेपर भेजो कुछ इसलिए और भेजा था। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो अभी भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। यूनियन मिनिस्ट्री में जो बैठा किरण रिजिजू साहब यहाँ से 3 बार रिप्रेजेंट हो चुका है, और 3 बार में वो इतना बड़ा पद में यूनियन मंत्री रहा। होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर रखा, और होम मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और हम लोग का इशू के लिए ये बहुत रिलेवेंट डिपार्टमेंट है। क्योंकि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट विशेष करके जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो, चीफ सेक्रेटरी का पोस्टिंग हो, होम कमिश्नर का या डीजीपी का पोस्टिंग हो, जितना आईएएस आईपीएस आईएफएस का पोस्टिंग हो, वो होम मिनिस्ट्री करते हैं। हर पहल होम मिनिस्ट्री होता है। होम मिनिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करते हैं। तो उनका हाथ में तो था, वो चाहने से तो कर सकते हैं। उसके बाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रखा। वो तो इंडिया का हर कानून को जितना भी पार्लियामेंट में पास हुआ उनका बिना अप्रूवल से तो होता नहीं। जितना भी कानून बनाया, जो अच्छा कानून बनाया, बुरा कानून बनाया, सही कानून बनाया, गलत कानून बनाया, तो उनका हाथ से उनका दस्तखत से ही कानून बनेगा। उनका बिना तो एक भी कानून नहीं बना सकता। पर वो अप्रूवल होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में पास करेगा तो एक्ट बनेगा। उसका नोटिफिकेशन वो उनका सिग्नेचर से ही होगा। तो जो चाहने से कानून बदलना, कानून अमेंड करना, कानून हटाना, कानून नया बनाना, उनका हाथ में था। तो अरुणाचल का हित में अच्छा मौका था कि जो जितना वो कर सकता था अरुणाचल को हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हमारा प्रिजर्वेशन के लिए, हमारा राइट्स के लिए, हमारा ड्यूटीज़ के लिए, हमारा सिक्योरिटी के लिए, सब कुछ उनका हाथ में था तो कर सकता था। अगर नहीं कर पाया तो हम तो किसको ब्लेम करेगा। आखिर तो अपना आदमी है, अपना प्रदेश का अपना भाई है। तो ब्लेम करने से भी लोग सोचेगा कि अरे तो अपना लीडर को बहुत ब्लेम करा। हम ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन कर सकता था, वो नहीं किया। जो भाई लोग ने कुछ आवाज़ उतारा है, शायद वो सही है, उनका हक के लिए बोल रहा है, गलत तो नहीं बोला। वो उनका राइट था, उनका डिमांड था, उनका मांग था। वो मांग को तो पूरा करने का काम तो केंद्र सरकार का है। जो केंद्र सरकार में होते हुए भी नहीं कर सका तो क्या उसको क्या बोलेगा, तो लोग तो नाराज तो होगा। तो ये सब इशू लेकर के यहाँ थोड़ा टेंस है, सिचुएशन टेंस है यहाँ में जीरो में। मैं आज भी सुबह भी पता लगाया तो ये यहाँ का लोग यूथ लोग का ऊपर में टेंस है। तो मैं अपील करूँगा कि ये थोड़ा शांति पूर्वक से लेके चले, क्योंकि पीस इज द की टू डेवलपमेंट। शांति के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो हम लोग शांति बनाए रखना पड़ेगा। और जो भी मांग हमारा सामने में उन लोगों भी जो रखेगा, जो हमको जो दायित्व देगा,
इफ आई इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, 5 साल में जो टेन्योर में जो ड्यूटी देगा हमारा अरुणाचल का लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए, विशेष करके जो हर वर्गों का लोगों के लिए, हर माइनॉरिटी का लोगों के लिए, हर रिलीजियस लोगों के लिए जो हम लड़ सकते हैं, जो उनका सिक्योरिटी के लिए जो हम लड़ सकते हैं, हम जरूर लड़ेंगे। और मैं ज़रूर वादा करता हूँ। और विशेष करके जो अपातनी कम्युनिटीज़ के लिए, अपातनी भाई और बहनों के लिए, ये तो हमारा अबोतनी का भाई है, उनके लिए तो मेरा आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी होगा। और अब सबका आवाज़ बन करके हम दिल्ली में रिप्रेजेंट करूँगा और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करूँगा। और ज़रूर आपका जो भी मांग है, जो डिलिमिटेशन आपको चाहिए, आपको डिमांड चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल पावर के लिए लोग लड़ते हैं। पॉलिटिकल इज द अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी फॉर गवर्नेंस। तो अथॉरिटी जब पॉलिटिकल राइट जब मांग रहा है, तो बिना पॉलिटिकल राइट का तो लोग समाज आगे बढ़ना भी मुश्किल है। तो समाज आगे बढ़ने के लिए, उसका फ्यूचर के लिए, उसका सपोर्ट करना, उसका साथ देना और उसके लिए बोलना, वो हमारा दायित्व बनता है। ये दायित्व हम निभाएंगे। जो आवाज़ आप लोगों ने उठाने के लिए बोला, जो अपातनी भाई और बहनों का जो सेंटीमेंट है, इमोशनल फीलिंग्स है, उसको हम जरूर मान के आपका आवाज़ हम उठाएंगे। और यहाँ में जीरो में हमने सुना है कि एमपी साहब ने, अभी एमपी भी है, यूनियन मिनिस्टर भी है, उन्होंने यहाँ जीरो से तो हाईएस्ट वोट मिला। हम रिकॉर्ड दिखाई तो फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी जीरो से हमेशा उसको हाईएस्ट वोट ही मिला है। दैट मीन्स जीरो लोग तो इतना उसको प्यार किया, इतना सपोर्ट दिया, मतलब इतना उम्मीद किया कि इससे हम लोग बहुत काम करवाएंगे और हमारा बात को सुनेंगे, हमको परिवार जैसे लगेगा। वो बहुत तो सपोर्ट तो दिया है, लेकिन यहाँ ग्राउंड में दिखाए तो इतना जो करना चाहिए था वो पूरा नहीं कर पाया। फिर भी मैं जब वो नहीं कर पाया, उसका काम मैं पूरा कर दूंगा। हमको मौका दे दीजिए, वो जो नहीं कर पाया, नहीं कर सका, वो हम करेंगे। और जीरो में यहाँ एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर हम बनाएंगे। जीरो में अब अपना जो ट्राइबल इको कल्चर सेंटर हम यहाँ बनाएंगे। और जीरो में बिजनेस हब हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिजनेस हब हम लोग बनाएंगे। जीरो में एक गवर्नमेंट कॉलेज बनने के लिए हम जरूर उसके लिए लड़ेंगे। एक गवर्नमेंट कॉलेज जीरो में देना चाहिए। जीरो में जो इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो मैंने दिया था, मैंने दिया। ITI भी मैंने दिया यहाँ में। आपका जो डॉन बॉस्को कॉलेज है ना, या सेंट क्लेयर्स कॉलेज भी, जब उसको मैं, अच्छा वो जो बिशप केरकेता का समय में भी उसको बोला कि अरुणाचल में आपको कॉलेज बनाओ, अरुणाचल में स्कूल बनाओ। हमने उस समय भी हम जो जहाँ मैं बोला वो कर दिया है। तो जीरो में बहुत कुछ कर सकता है। और जीरो एक बाद में जाके एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन सेंटर बनेगा, एक एजुकेशनल सेंटर बनेगा, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनेगा। जीरो एक डिमांड प्लेस होगा, एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस होगा, एक शांति का प्लेस होगा। तो इसलिए मैंने जीरो को और सुंदर बनाने के लिए हम रिंग रोड, चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए भी हमने पर्स स्कीम नाबार्ड से, पहले अरुणाचल में नाबार्ड नहीं आता था, पर्स स्कीम 2 स्कीम हमने सेंक्शन कराया। हम खुद मुंबई जा करके नाबार्ड का हेड क्वार्टर में जा करके ये 2 स्कीम सेंक्शन करेंगे। ये जीरो में रिंग रोड और यजाली तो मेंग्यो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 2 रोड पर्स नाबार्ड का सेंक्शन है। आप पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं। अरुणाचल में ये प्रथम नाबार्ड घुसने का ये स्कीम है, 2 स्कीम, वो भी हमने किया था मेरा समय में, मेरा टेन्योर में किया था। और यहाँ फ्यूचर में हम चाहते हैं कि जीरो में 2 के जगह 3 MLA बने, वो हम चाहते हैं। और फ्यूचर वो तो एक दिन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा और लोगों का जो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये काम हम करेंगे और हमको करने के लिए आप लोग सपोर्ट करिए और मौका दीजिए। हमारे जो
MP कैंडिडेट पादी रिचो साहब और MP कैंडिडेट नाबम टुकी साहब और पादी रिचो फॉर्मर प्रेसिडेंट आपके सामने कुछ चीज़ ऑलरेडी रख चुके हैं। मैं दोनों का जो इश्यूज प्लेस किया, यानी कि जो गारंटी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है 5 गारंटीज। इन एडिशन टू दैट मैं फॉर द थ्रू यू थ्रू द मीडिया आई वुड लाइक टू अपील and apprise the intellectuals of Giro Plateau, especially the youths, educated people, to relay what we are saying in our Apatani, Assamese and other languages. It will be better for me to speak in English to place the crystal clear what the limitation is, while supporting the candidature of Mr. Nabam Tuki. I have special points to mention. When a person becomes an MLA, he enters into the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh. From there, from among the MLAs, a legislative party is elected who becomes the Chief Minister. Then the Chief Minister, with the consent of the governor, appoints various ministers. So that is the chain of experiences that can train you individually in the personification of Mr. Tuki or Kiran Rijiju or Takam Sanjay. What I want to put is, Mr. Nabam Tuki had his experiences, immense experiences of governance, of social life, of political life, of having been a son of a farmer, came to the peak of governance. Now, what is left after having become ministers for so many years? His experience is enough reason to measure when he is contesting the Member of Parliament seat for Arunachal West. When he had become Chief Minister, it is very obvious, very clear, a man who has become Chief Minister is naturally, well equipped with experiences, with many intelligences, schematic programs and policies of Government of India he will keep himself abreast to all these informations. What I want to put is, so an ex-chief minister goes to the Parliament House, the weight and the measure, the weightage that can gain for the state of Arunachal will be different from any other person. A man who has not become an MLA and had never been a minister in a state, I think would find a little bit difficult because one lacks experiences. I'm not very specific in measuring against anyone. So he or she may not be able to keep himself at ease while running the union ministry. Therefore, with the experience of Mr. Nabam Tuki's stature, the state can reap a lot of benefits if he is elected as Member of Parliament from Arunachal West. That is, number one, the essence of Tuki being elected and the state getting eminence and importance and benefit the people of Arunachal would reap if he is elected as Member of Parliament. I appeal young people, women, children, Ane, Abu, officers, intellectuals, across the board. Across the board includes any political party. A man may have an alliance or may have leniency to a political party, but he or she can make judgment. And the best judgment that can be made is if we
bless and support Mr. Tukey, Arunachal would get lot many dividends. Regarding the delimitation, I would like to put it in English so that everybody, educated people, understands, and they will further relay it to the men and women of our Apatani brethren. Delimitation was due for Arunachal Pradesh, like any other state in the country. But unfortunately, it got freezed till 2026. This is a general, I don't want to relay the history and background of delimitation. In 10-20 years, a delimitation has to take place. The growth of population, the ethnicity, how a small group can be brought to the mainstream. So delimitation is a political exercise which would give lease of life and political voice to the smallest group of the smallest in any platform. Therefore, the Constitution has provided a delimitation commission. Unfortunately, through an act of parliament, it has been freezed till 2026. Now, as our candidate Nabum Tukey Sahab has said, if government wants a bit of small piece of parliament, one line of parliament, a law minister of the Union of India brings it to the parliament and says, no, we want to go ahead with the delimitation of Arunachal Pradesh. Just one line of resolution, government resolution, is sufficient enough to go for a delimitation. That may not be, if it is for Arunachal Pradesh, that naturally comes to 0. Now, let us go only to 0. My party, our party, Congress view is very clear. We are 100% we are supporting the demand raised by our Apatani brethren for revising the population development scale, and the minimum demand that is entitled for Apatani 0 plateau is 2. As per 2001 census. 2001 census. 2011 census has been done. 2011 census has been done. 2021 census has not been done. This government of India has not done any exercise on this. ये census किया ही नहीं है. So now we would demand to immediately after election करने के साथ ही साथ government of India should immediately order for census. And 2021, 11 नहीं तो 2021 सेंसस को लेके डिलिमिटेशन को करना पड़ेगा. तो 2021 का जो 26 में जो बाहर रखा है, सील करके रखा है, ये 24-25 में एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा. सो रिसेंटली कांग्रेस ये एपीसीसी प्रेसिडेंट का साथ हम सब सीनियर लोग कारगे साहब से मिला है, जयराम रमेश साहब लोग को भी मिला है, और आप यहाँ का जो पॉइंट रेज किया है उसको हम लोग ऑलरेडी कांग्रेस को बताया गया है कि आपका सरकार आएगा तुरंत ये प्रायोरिटी अरुणाचल का डिलिमिटेशन को शुरू करने देना है. और मिनिमम सीट ऑलरेडी 0 प्लेट्यू, द ओनली फर्स्ट ग्रुप फॉर द लेटेस्ट डिलिमिटेशन में ओनली मांग शुरू करने वाला ओनली 0 है. अभी दूसरे लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठाया. जैसे पहले ज़माना का डिलिमिटेशन में था, हम लोग स्टूडेंट लीडर था तो हम लोग बहुत इसको रेज किया था. उसी तरह द कांग्रेस इज 100% supporting the demand raised by them. APCC is supporting, and ये एक 0 का. So minimum is 2. कल 2022 1 का बाद it may be 3 and even it may be 4. And यहाँ for the political spectrum of all political parties in Arunachal Pradesh, we would like to appeal that delimitation is not only for any political party. It is for the people, for the area, for the region. So any demand that is made should be common. All parties should join together and raise this voice. Now, while supporting 0
and Congress Party supporting the cause of zero. I think soon a state level delimitation committee and NGO, strong NGO is on the pipeline to support zero and to demand for more MLA seat in Arunachal Pradesh because of its sensitivity, because of its strategical, strategical area. And moreover, so many ethnicities bordering 3 important countries. Some of our neighbors are demanding many things. It would be the best if this government, tomorrow whoever government comes, bring more legislation in parliament to give a befitting reply, carry on giving a befitting reply to the Chinese government that Arunachal is not part of China. It is an integral part of Arunachal Pradesh. So more MP seats should be provided, more MLA seats should be provided, so that each and every ethnicity is represented in the Legislative Assembly. More voice is carried from Arunachal to the Parliament for more Lok Sabha seats of 5 or 6, whatever may be. This is how our delimitation informations and the guarantee that we are making is our priority party support. And if he becomes member of parliament, the first agenda would be zero's delimitation aspect will be the top agenda, and to follow the delimitation, more seats for assembly and more seats for parliament would be the main agenda of our this one. And the Congress Party will not keep quiet when our brethren in Zero Plateau is raising the issue of delimitation committee. With these 2 important submissions, I would like to appeal men, women, Ane Abu, everybody, intellectuals, particularly the youths, the first-time voters, to vote for Mr. Nabam Tuki in his person, as a capacity in the person of ex-chief minister, sitting MLA, and he can do justice to the people of Zero and to the people of Arunachal Pradesh. With these few submissions, I appeal each and every one of our brothers and sisters in Zero to cast their valuable votes in favor of Mr. Nabam Tuki, who is representing एक नियम नीति के साथ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट किया है अक्रॉस द बोर्ड ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन में। टुकी साहब को नमस्कार के हिसाब से और विनती हम लोग विनती करता है कि उसको आपका मूल्यवान जो वोट है उसको कास्ट करें और 19 अप्रैल को आप मिस मत कीजिए। कहीं पर भी हो आप अपना पोलिंग स्टेशन में पहुंच के नाबम टुकी साहब को आप वोट करें।